एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खासतौर पे आसिफ साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। सारे हमारे दुश्मन क्यों हो गए? हर लेवल पे हमने गन डाल दिया था ना जी। जब आई वेंट टू अ सेफ हाउस F10 में था एक, और वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब थे और एक कर्नल साहब भी बैठे हुए थे। पाकिस्तान में जो कस्टम्स है उसका निजाम किस तरीके से चलता है एंड हाउ डिड यू ट्राई टू ऑटोमेट इट? एक दिन दफ्तर में ये हुआ कि आसिफ साहब बैठे हुए थे, दिस इज अबाउट 2008 या 2009, और मैंने ये देखा उस दिन ये हुआ कि जी मैं बैठा डेटा एनालाइज कर रहा था, और जब मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक कंटेनर है जो कि अफगानिस्तान के लिए निकला है, फर्ज करें कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से, और 12 घंटे में ये पोर्ट कासिम में यही कंटेनर एक्सपोर्ट का सामान लेके वापस पहुंच रहा। अब इस बात की कोई तुक नहीं बनती क्योंकि ये कंटेनर जो कराची से अफगानिस्तान के लिए चला है, और तो ये तो पेशावर जाएगा, पेशावर से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसको 10 से 12 दिन लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, फिर वहां पे फेंकेगा सामान, फिर ये कंटेनर वापस आएगा, तो कम से कम ये 15 दिन का साइकिल होना चाहिए। फिर एक्सपोर्टर इसको लेगा, फिर उसमें एक्सपोर्ट का सामान डालेगा। ये कंटेनर 12 घंटे में यहां से निकला इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल में वापस पहुंच रहा है QI सिटी में, तो ये कंटेनर तो पेशावर नहीं गया। पहले तो मैंने कहा कि ओके ये स्ट्रिंग पे जरा लड़कों का वो डेटा वालों को कि यार मुझे जरा ये दिखाओ कि ऐसे कितने कंटेनर हैं जो कि अफगानिस्तान गए हैं लेकिन ये से 12 घंटे में वापस आ गए, राइट? तो मिनटों में मेरे पास कोई 150-200 की लिस्ट आ गई कि जी ये साहब ये पिछले हफ्ते का ये कैसे। उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, हाँ जी बिल्कुल आया है, फलाने जहाज पे चढ़ा है, ये तस्वीरें मौजूद हैं, ये फलाना मौजूद है, ये ट्रक नंबर मौजूद है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि कंटेनर नहीं जा रहा। हमने वो उठाए और वो एक सैंपल लिस्ट उठा के 150-200 कंटेनर्स की, मैंने एक लेटर लिखा, अपने कलेक्टर से बात की और वो उठा के हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज दिया कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये लग रहा है कि कंटेनर जो कराची से निकल रहे हैं पेशावर जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते और वो कराची ही में कहीं प्रेफर हो रहे हैं और ये कोई और मसला है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान का कंटेनर जो है कानून के मुताबिक सिर्फ NLC उठा सकती है। अगर ये कंटेनर अफगानिस्तान नहीं जा रहा है तो फिर NLC क्या कर रही है, और फिर ये तो ऊपर जर्नलों तक बात जाएगी। इस दौरान जब ये मामला खुलेगा कि कितने सालों से हो रहा है, ये डेटा कैसे, हमारे सिस्टम से पहले तो इस तरह का डेटा ही अवेलेबल नहीं होते थे, अब वो डेटा आने शुरू हो गए। अब साथ ये भी इश्यूज आएंगे कि पेशावर का कलेक्टर क्या कर रहा है और पेशावर पे जो पूरा प्रोसेस है बॉर्डर ट्रांसफर होने का वो क्या कर रहे हैं, और फिर ये सारा गम चल कैसे रहा है। तो वो जो हमें पता चला तो वो टिपिकली ये होता था कि जी उसमें जितना महंगा इंपोर्ट का सामान है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कपड़ा जिसने कराची में बिकना है, कराची उसकी मार्केट है फलाना, उस एक कंटेनर पे कोई 20 से 22 लाख रुपए की ड्यूटी थी हो सकती, उस पर डील हुई भी थी 6 या 7 लाख रुपए वो देते थे, यहीं से कंटेनर उठाते थे जाके अपने गोदाम में खाली करते थे। लेकिन बेवकूफों से ये भी सबर नहीं होता था कि कम से कम कंटेनर ही 15 दिन खड़ा रखो, ठीक है जी, क्योंकि यार जब सब भी मिले हुए थे उसमें। अब आप सोचें कि कई हजार कंटेनर, हर कंटेनर पे 5 लाख 8 लाख जो भी उनका तय है वो चल रहा है और हर एक को सहूलत है, सब में पैसे बांट रहे हैं। अचानक हम सस्पेंड हो गए, सिर्फ मैं नहीं मेरी पूरी सारी टीम हम सस्पेंड हो गए। कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी सिविल सर्वेंट को सस्पेंड करते हो तो आपने उसको वजह बतानी कि भाई मुझे क्यों आपने सस्पेंड किया, मैंने किया क्या, कहा दिस इज व्हाट द लॉ इज। हमें 1.5 साल तक किसी ने शोकॉज नोटिस ही नहीं दिया, ये ही नहीं बताया कि भाई आपको क्यों सस्पेंड किया है। हम जिसके पास जाते थे बस सब आए बाएं जाएं करके चुप जाते थे। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि जी हमारे खिलाफ ISI ने रिपोर्ट की और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खासतौर पे आसिफ साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ जी, चूंकि हम CIA के एजेंट थे तो वी वर ऑल सस्पेंडेड एंड nobody had the courage, nobody questions a letter from ISI। भाई हम एजेंट थे तो फिर हमें पकड़ लेते, फिर कुछ होता, वो भी कुछ भी नहीं, बस मसला यह था कि हमें प्रोजेक्ट से सस्पेंड करके दूसरे लोग लेके आने थे क्योंकि बेसिकली वो प्रोजेक्ट बंद था। ये वो वाला केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक चला जिसको ISAF कंटेनर स्कैम कहते हैं, आपने कई दफा सुना होगा, कराची बदअमनी केस भी इसको कहते हैं, जिसमें जाके माना गया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कि जी 50 अरब रुपए की कम से कम करप्शन हुई है कस्टम्स में। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये मान के आया हुआ, आज तक उस पर 1 टके की रिकवरी नहीं हुई क्योंकि सब में है।
1998 में आपने सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और फिर कुछ सालों बाद आपको एक नोटिफिकेशन देके सस्पेंड कर दिया जाता है. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? 2001 में for the first time I come to Canada where all of my family is because I have not applied for immigration yet and 2000 में and because everybody is saying कि यार जरा आके देखो तो सही कि मियां ये भी एक दुनिया अच्छी है. तो मैं आया जब कनाडा आया 2000 में तो कनाडा बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ा सिस्टम है, बड़ा फलाना है. लेकिन एक ख्याल लेके मैं वापस अपने साथ गया जब मैं पाकिस्तान गया और वो ख्याल ये लेके गया कि जी हम कनाडा में अगर 15-16 घंटे आके मेहनत करेंगे, काम करेंगे और एक जगह तक, एक मकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे हम पाकिस्तान में पहले से हैं, तो ये 15-16-18 घंटे में अपने मुल्क में काम क्यों नहीं कर सकता और हम इसको चेंज क्यों नहीं कर सकते ताकि हमें यहाँ से जाना ही ना पड़े. हम इसको कनाडा क्यों नहीं बना सकते. हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर मंजूर, ही वाज माय कलेक्टर इन कस्टम्स, वो मेंबर कस्टम्स बने थे. सो मेंबर कस्टम्स इज हेड ऑफ कस्टम्स इन पाकिस्तान. और चेयरमैन रियाज मलिक साहब थे जो कि मेरे इंटेलिजेंस में डीजी रहे थे, तो वो अब चेयरमैन थे. दे वर बोथ एक्सीलेंट ऑफिसर्स एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि आशिर साहब, इफ देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग सम चेंज इन कस्टम्स और FBR, दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नाउ because Riaz Malik is the chairman Central Board of Revenue and Dr. Manzoor is the member and they are both great officers, right? So we approached them. मैं और मेरा एक और दोस्त इरफान, वो UET से इंजीनियर है. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हमने किया कि कस्टम्स को इशू क्या और वो इशू पाकिस्तान में हर महकमे में वो इशू. बात यह है कि एक फाइल आगे तब तक नहीं चलती जब तक कोई शख्स उन कागजात को पकड़ के एक सरकारी दफ्तर में नहीं जाता, वहां लाइन में खड़ा नहीं रहता और हर क्लर्क और हर अफसर और हर मेज के सामने अपनी फाइल पेश नहीं करता और उस फाइल के साथ कोई सलामी पेश नहीं करता, आपकी फाइल आगे नहीं चलती. आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, आपने पासपोर्ट बनाना हो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आपने बिजली का बिल देना हो, गवर्नमेंट की जो सर्विस का डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है, जो कि हर गवर्नमेंट का प्राइम काम है, वो उसके लिए a body has to be connected to a paper, otherwise the paper doesn't move. So customs में प्रॉब्लम यह था कि जी each goods declaration or import से which is brought into this country has to have उसकी फाइल पे, there's nothing wrong with it, nothing wrong with it. So there were 34 verifications and 62, there were 34 signatures and 62 verifications on each document. मेरी नाचीज राय में कस्टम्स वो महकमा है जो कि आपकी इकोनॉमी के गिर्द ब्रैकेट है और इकोनॉमी मुल्क में सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप कहीं भी नहीं जाना, कुछ नहीं, बाकी तो कर ही नहीं सकते. और पैसों का काम शुरू होता है कस्टम्स के महकमे से. अब अगर आप बाहर से जो कुछ मंगाते हैं, अगर दुबई से एक कंटेनर कराची के पोर्ट पे पहुंच जाता है 36 घंटे में, तो वो पोर्ट पे 12 दिन पड़ा रहता है, क्योंकि आपने वो 32 सिग्नेचर्स और 64 वेरिफिकेशंस करवाने में आपको इतना टाइम लग जाता है. द प्रॉब्लम विद बिजनेसेस इज प्रिडिक्टेबिलिटी, कि मेरा माल जो आज आया है मेरे गोदाम में कितने दिन में होगा, ये मुझे गारंटीड बता दे, ये बता दे महीने बाद होगा, लेकिन गारंटी दे दे कि महीने बाद होगा. पाकिस्तान कस्टम्स में 12 दिन लगते थे पोर्ट पे से सामान सिर्फ निकलने के लिए. जब आपके शिप से कंटेनर उतरता है तो वो कंप्यूटराइज्ड है टर्मिनल के डेटा में, और जैसे पता आपके गेट से बाहर निकला तो वो कंप्यूटर का एग्जैक्ट टाइम सेकंड्स तक मौजूद है, क्योंकि उन्होंने उस पर डेमरेज के चार्जेस है, आपने पैसे लेने, तो कॉल के टाइम्स की तरह वो रिकॉर्डेड है. सो 12 दिन आपका 50% कंटेनर 12 दिन में निकल रहा है. ये टाइम न्यूयॉर्क में, जो कि आपसे 100 गुना ज्यादा कंटेनर डील करता है हर रोज, उसमें ये टाइम 27 मिनट है. आपके पास ये टाइम 12 दिन है, तो आप खाक तरक्की करोगे, आपकी इंडस्ट्री खाक जाएगी. वी डिसाइडेड कि हम पूरे कस्टम्स को ऑटोमेट करें. मेरे ख्याल में कोई सिस्टम तब तक नहीं चल सकता जब तक वो किसी इंसान की सवाबदीद पे चल रहा है. सिस्टम का मतलब ही यह है कि इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल. उसके लिए हमने कानून तब्दील किया, क्योंकि मसला यह है कि आपका कानून जो है, जो 1965 कस्टम्स एक्ट है, वो एक्चुअली 1835 ब्रिटेन का सी कस्टम्स एक्ट है, जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया. हमने आपने हर कानून के साथ ये किया. CRPC जिन्होंने कानून साजी करनी थी, वो साला कानून साजी करता नहीं, वो पुलिस वाले को बताता है कि तूने ये सिकंदर को नहीं पकड़ना. भाई तू जाके अपनी कानून साजी कर यार. अच्छा, वो उसने नहीं करनी.
पहले तो आपको कानून को उठा के 1835 से 2001 में जब प्रोजेक्ट शुरू किया था वहां लाना था। सो कस्टम एक्ट को चेंजेस करो। अब मसला यह है कि जब आप कहते हो ना कि कस्टम एक्ट को तब्दील करना पड़ेगा, तो होता क्या है, वही पंजाबी की मिसाल है, जरा बोलो कुंडी खोले कि अच्छा भाई आपको ये आइडिया आया कस्टम एक्ट तब्दील करना चाहिए तो आप करें। फिर भाई मुझे तो ट्रेन किसी ने नहीं किया कस्टम एक्ट तब्दील करने के लिए, लेकिन अब हम बैठ गए, हमने कस्टम एक्ट तब्दील किया। उसके बाद फिर असेंबली से पास कराओ, फिर सेनेट से पास कराओ, फिर पहले तो कानून को लेके आओ जो आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने हर चीज को ऑटोमेटिक कर दी। हमने कहा कि आयशा साहिबा हैं, ये इंपोर्टर हैं, इनको क्यों कस्टम के दफ्तर आने की, कस्टम हाउस कराची ने आने की क्या जरूरत क्यों पेश आती है? और ये हम इन्हें कहते हैं आप 6 कॉपियां इस चीज की करें, इसके साथ इतनी फोटो कॉपियां इसकी लगाएं, ये फलाना। व्हाई डज शी डू दिस, राइट? सो बेसिकली, do we need to look at her face or do we need to look at those papers? No, we need information to make decisions, right? And we are living in the 20th century now. We don't need her to come here. She should not come to a building. A customs office should not be a building. A thana should not be a building. A thana should be a web address. That's what it should be, right? So हमने क्या किया कि जी हमने एक कंप्यूटर एनवायरनमेंट बनाना शुरू किया कि जी ये कस्टम्स का कंप्यूटर है। ये कस्टम्स के जो सर्वर्स हैं ये कनेक्टेड हैं सबसे पहले तो शिपिंग लाइंस, जो कि मस्क ने या अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन ने सिंगापुर से कंटेनर उठाया और वो लेके कराची की तरफ उसने आना है, तो वो जहाज आने से पहले हमारे सिस्टम को सारी इंफॉर्मेशन फेंक देगा कि जी ये जहाज आ रहा है, फलानी तारीख आ रहा है, फलाने टर्मिनल पे लगेगा, इसके अंदर ये कंटेनर्स हैं, इसके अंदर फलाना है। तो जो हम आयशा बीबी से मांगते हैं कि जी आप मैनिफेस्ट की कॉपी मुझे ला के दें, अब वो कॉपी उन्होंने घर में बनाई है, उसमें सच लिखा है झूठ लिखा है, हमें कुछ पता नहीं ना। पेपर पे झूठ बोलना आसान है, जब डेटा डायरेक्टली सोर्स से ट्रांसफर होना शुरू हो जाए तो ना आप झूठ बोल सकती हैं, ना उसमें कोई शक हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। सो एपीएल ने हमें जहाज आने से 15 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन आ गई कि जी ये कंटेनर आएगा जो कि आयशा बीबी का होगा, फलाने दिन ये इसका बीएल नंबर है, फलाना है, ये जहाज पे है, ये कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पे इस टाइम पे लगेगा। हमारे कंप्यूटर ने सारी शिपिंग लाइन से हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम टर्मिनल्स के भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो गए कि जी हमने टर्मिनल को बताया कि ये जहाज इस वक्त आएगा, इसमें ये कंटेनर है, आप उतार लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था ना, मतलब वो उसने जो उतार लिया नहीं, फिर आप ये सारे काम बाद में करते थे क्योंकि आप 1835 की में आपके जहाज चल रहे थे क्योंकि कानून 1835 का था, ठीक है। अब टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट हो गए। अब जब आयशा ने इंपोर्ट की कुछ, तो आप घर पे बैठी हैं, आपको एक मैसेज आया, अब आपने एक दफा कस्टम हाउस आना है जिंदगी में, एक दफा, जिसमें आके आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, और हमने कानून में डिजिटल आईडी दे दी कि अब जब आप हमारे वेबसाइट को लॉग इन करेंगे तो हम आपको पहचानते हैं कि ये आप हैं, ठीक है। तो आप लॉग इन हुई सिस्टम में, तो जब आप लॉग इन हुई तो आपने कहा जी मैंने इंपोर्ट किया, आपके सामने फर्क चॉइसेस में आपने क्लिक किया इंपोर्ट, उसने आपसे पूछा जहाज का नाम, तो ड्रॉप डाउन आ रहा है, आपने अपना जहाज चूज किया। उसने आपसे पूछा आप अपना बिल ऑफ लेडिंग नंबर डाले, वो भी उस जहाज के अगेंस्ट आ रहा है, या आपने डालना तो उसने आपको दिखा दिया, आपने क्लिक किया, सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद पॉपुलेट हो गई। आपने अपनी कीमतें डाली जो कि उसने आपका बिल कैलकुलेट किया, और रात के 2 बजे आप अपने घर में बैठी हैं, या आप अमेरिका गई हुई हैं, या आप उम्रा करने गई हुई हैं, आपको थोड़ा सा टाइम मिला, आपने वहीं से अपनी डिक्लेरेशन फाइल की। हमने सर्वर बैंक के साथ भी कनेक्ट किया हुआ आपने जितनी आपकी ड्यूटी बनी वो आपने उसी वक्त क्लिक किया, वो पैसे सरकार के खाते में ट्रांसफर हो गए। अब 9 से 5 बजे तक कस्टम का दफ्तर नहीं लगेगा, और वो सिर्फ फलानी जगह पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ लाहौर मुल्तान इधर उधर नहीं, वो अब सारी दुनिया में वो दफ्तर है, वो चाइना से चल रहा है, और वो रात के 2 बजे भी चलता है। सो फ्रॉम 9 to 5 ऑफिसेस वी वेंट टू 24/7 365, राइट? So you file a declaration, you paid your duties, it has hit the custom system, the servers are working on it, they decide कि यार ये आयशा ने पहले भी आलू मंगाती थी, आज भी आलू मंगा लिया। पहले हमने इसका कंटेनर खोला था, कोई प्रॉब्लम निकला था? नहीं निकला था। कंटेनर 20 किलो के कंटेनर में आलू कितने किलो आते हैं नॉर्मली? से 21 टन आते हैं। क्या बाकी सब के भी 21 टन आते हैं? आयशा ने भी 21 टन लिखा है, ठीक है। हमने जब टर्मिनल के साथ राब्ता किया हुआ है, क्योंकि टर्मिनल के साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके कंप्यूटर के, तो टर्मिनल की जो कैंट्री क्रेन होती है वो जहाज से कंटेनर उतार के ट्रक पे रखती है ना, जैसे से उतार रही होती है, उसके लोड सेल्स के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। तो हर कंटेनर का फिजिकल वेट हमारे सर्वर में खुद पहले से मौजूद है आपके, ठीक है। तो आपने उसका वजन भी डिक्लेयर किया, जो आपने कीमत डिक्लेयर की, क्या सब इसी कीमत पे आलू मंगाते हैं? जिस सप्लायर से आपने मंगाया उसी ने सबको दिया। हमने पिछली बार आपके 5 कंटेनर खोले थे, क्या उनमें से कोई आलू के अलावा कोई चीज निकली? नहीं निकली।
तो मशीन ने उसे फैसला किया कि यार आयशा रोज आलू मंगाती है, इसी लोगों से मंगाती है, यही कीमत है, यही खाना है। उसने उसी वक्त आपको मैसेज भेजा कि आपका मैंने क्लियर कर दिया आलू, अब अपना ट्रक उठा के ले जाए। हमने जनाब ये सिस्टम बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, लगा दिया। आपका टाइम पहले 3 महीने में 12 दिन से 4 घंटे पे आ गया। सारे हमारे दुश्मन क्यों हो गए? हर लेवल पे हमने गन डाल दिया था ना जी। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आके उन्होंने पहली तो बात यह है कि कोई कस्टम वाला काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। दूसरा मसला यह है कि आपने ब्यूरोक्रेसी का सकामस कर दिया। क्यों? जब मैं ये प्रेजेंटेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा था जिनीवा में, तो स्विट्जरलैंड ने का ये कमेंट था। उसने कहा जी हमें आपका सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि एक आदमी एक लैपटॉप लेके पूरा मुल्क चला सकता है कहीं से भी, राइट? बिकॉज रियल टाइम आपका सारा सिस्टम चल रहा था। सो इफ यू नो इट यू कंट्रोल इट, राइट? अब मसला यह है कि ब्यूरोक्रेसी, चाहे फौजी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे डीएनजी है, चाहे पुलिस है, चाहे कस्टम है, उसको शौक है अपनी पोस्टें बढ़ाने का। अब वो मसला यह है कि इसीलिए अब जब कागज का सिस्टम था तो हर जगह दफ्तर देना चाहिए। सो लाहौर के लिए अलग कलेक्टर होगा, पेशावर के लिए अलग कलेक्टर होगा, कोयटा के लिए अलग कलेक्टर होगा, कराची के लिए अलग कलेक्टर होगा। अब आसिफ साहब ने आके एक कंप्यूटर बना दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंपोर्टर किधर है, कलेक्टर किधर है, बैंक किधर है, फलाना किधर है। तो कलेक्टरों की ये अब तो हमें 500 कलेक्टरों की जरूरत ही नहीं रही, हमें टोटल 6 कलेक्टर चाहिए, ठीक है? इसी हिसाब से हमें डिप्टी कलेक्टर चाहिए। आपकी गवर्नमेंट भी लीन हो जाती है। लेकिन मुझे तो मारने को सारी दुनिया तैयार थी ना, मैं तो दुश्मन था अपने डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैंने तो पोस्टें ही नहीं क्रिएट होने दे रहा। सस्पेंशन के बाद आपकी मुलाकात आईएसआई के कुछ ऑफिशियल्स के साथ होती है, कुछ आप उस मीटिंग के बारे में बताएंगे? ये सारा मामला चला और फलाना हुआ तो एंड आई सेड कि जी इफ यू वांट टू हियर द स्टोरी, मैं वॉलंटियर ना, रोज मेरे पीछे आईएसआई की गाड़ियां चल रही हैं, मेरे फोन तुम सुन रहे हो, मैं घर से बाहर निकलता हूं, मेरे पीछे एक गाड़ी होती है, मैं घर के अंदर घुसता हूं, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, यू आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी, व्हाई? यू नो, जस्ट कॉल मी। वो उसको सारा एक्सप्लेन किया कि जी ये जी आप मुल्क का सिक्योरिटी डेटा मुल्क से बाहर जाता है। मैंने कहा यार पहली तो बात ये है कि आपने आज तक कस्टम्स में ऑटोमेटेड सिस्टम में आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है फौज ने? कि जी नहीं। तो मैंने कहा भाई तो जब हमारे कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन आती नहीं वो हम किसी और को कैसे भेज सकते हैं? 2 मिनट लेंगे जी मैं CIA गया। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान की अपनी शिपिंग लाइन है? कि जी नहीं। तो आप जो भी अगर फौज का कुछ मंगाते हो तो आप किस पे मंगाते हो? अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन, शिपिंग लाइन पे, मस्क पे, नेडलॉयड पे, सारी अमेरिका की लाइनों पे ही आपकी जहाज आता है ना। और उसमें आपने ही मैनिफेस्ट दिया होता है ना कि ये सामान हमने कहां से उठाया है, ये कौन लेके किसको देना है, इसके अंदर क्या है, जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो तो आप उनको पहले देते हो। तो आप ये कह रहे हैं, मुझ पे इल्जाम ये है कि जो आपने APL को बताया था वो APL से सुन के मैंने वापस बताया। जो आपका दिमाग ठीक है, ठीक। और सवाल ये है कि ये जो सर्वर्स हैं, क्या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो डिजाइनर ऑफ द सिस्टम हूं, प्रोसेस फ्लो हूं, मैं कोई कोडर नहीं हूं, मुझे ना कोडिंग आती है, ना मैं कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ना ये काम मुझे आता है। वो तो आपके IT के बंदे हैं जो कि प्राल ने लगाए हुए हैं। और जो आपके सर्वर हैं ये फिजिकली 2 स्टील डोर्स के पीछे फलानी जगह है। ये किसके साथ नेटवर्क करने हैं, वो ना वो स्किल मुझ पे है, ना वो मुझे आती है, ना मेरी टीम में। वी आर कस्टम्स ऑफिसर्स, राइट? सो दे सेड yeah we realize all this but you know still for 3 years, 1.5 साल बाद हमें शोकॉज नोटिस दिया गया, टूटा फूटा, क्योंकि जरा उस शोकॉज नोटिस का कोई 4 पाउंड था नहीं, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं कि जी ISI नहीं है बात, लेकिन हम फिर भी 3 साल सस्पेंड रहे। क्यों? क्योंकि ISI ने ये तो मान लिया कि जी हमने गलत लेटर इशू कर दिया है, लेकिन वो अपना लेटर विड्रॉ करने पे इंटरेस्टेड नहीं थे कि जी हम विड्रॉ नहीं कर सकते, हम कैसे मान जाएं कि हमने गलत लेटर इशू कर दिया। तो हम इसको परसू नहीं करेंगे, लेकिन हम ये लेटर यहीं का यहीं रहेगा। और ज़ाहिर महकमा तो पहले ही महकमे ने किया ही या इनसे करवाया ही इसलिए था कि उनको तो सिर्फ एक लेटर चाहिए था। और उस 3 साल में आपने प्रोजेक्ट का सत्यानाश किया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, तो उस दिन मैंने अपना एक लेटर उठाया। मैं पहले से तंग था, मैंने कहा काफी हो गया, तुम्हारे मसले इन्होंने, तो मैंने एक अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, मुझे अर्ली रिटायरमेंट मिली, ठीक है, और मैं यहाँ आ गया। इससे 3 साल से मेरी पेंशन भी बंद कर दी है इन्होंने, लेकिन कोई मसला नहीं। तू रख ले पास रास्ता देख, मैं रुका नहीं, मैंने जहाँ जाना है वहां मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना करो।